हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला केस है ग्लेनकोर। ग्लेनकोर इंटरनेशनल एजी वर्सेस मेसर्स श्री गणेश मेटल्स। ठीक है। अब केस काफी इंटरेस्टिंग है, आर्बिट्रेशन पर है। हुआ क्या केस में कि ये दोनों कंपनीज आपस में काफी टाइम से कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी मेटल्स को सप्लाई करने का, और इनके बीच में पहले से 4 कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे और चारों कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड थे, मतलब सब में टर्म्स, ऑब्लिगेशंस, गाइडलाइंस सब सेम ही रहते थे। लंदन को आर्बिट्रेशन का सेंटर उन्होंने डिक्लेयर कर रखा था इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट। अब 2016 में फिफ्थ कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में हुआ। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स और कंडीशंस थे वो ईमेल्स के थ्रू एक्सचेंज किए। फिर जो ग्लेनकोर थी, जो स्विस कंपनी थी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट भी कर लिया और उस पर साइन भी कर दिया। साइन कॉपी इन्होंने गणेश मेटल्स के पास भेज दी। गणेश मेटल्स ने उस पे कभी भी सिग्नेचर नहीं किए। ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बनी, यही डिस्प्यूट का कारण भी बना बाद में जाके। अब लेटर ऑन भले ही सिग्नेचर नहीं हुआ, लेकिन दोनों पार्टीज का कंडक्ट ऐसा था कि कॉन्ट्रैक्ट आपस में निभाया जा रहा था। जितने भी टर्म्स, कंडीशंस या ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट में थे वो सब प्रॉपर्ली बदस्तूर निभाए जा रहे थे, बशर्ते इस बात के, बावजूद इस बात के कि एक पार्टी ने उस पर साइन नहीं किया है। ठीक है। तो पेमेंट्स भी हो रहे थे, मेटल भी आधा कुछ सप्लाई किया गया था। फाइनली पेमेंट को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है और श्री गणेश मेटल्स दिल्ली हाई कोर्ट चला जाता है। अब ग्लेनकोर ने कहा कि आप दिल्ली हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ये मैटर आर्बिट्रेशन पे जाएगा। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली मेंशन्ड है कि मैटर आर्बिट्रेशन के लिए जाएगा, जो भी डिस्प्यूट होता है। अब इन्होंने कहा कि नहीं, आर्बिट्रेशन के लिए कैसे चला जाएगा, हमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ही नहीं किया। अब जब हमने साइन नहीं किया तो उसमें आर्बिट्रेशन का जो क्लॉज है उसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच दोनों ने गणेश मेटल्स की बात मानी और मना कर दिया आर्बिट्रेशन रेफरेंस के लिए, बिल्कुल यही कह के कि हाँ भाई, कॉन्ट्रैक्ट सिंस साइन नहीं किया गया है तो ये आर्बिट्रेशन के लिए रेफर नहीं किया जा सकता, और मैटर फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, दैट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट्स नीड ओनली बी इन राइटिंग अंडर सेक्शन 7(3) ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट एंड सिग्नेचर्स आर नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस एंड कंडक्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग म्यूचुअल कंसेंट कैन एस्टैब्लिश वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। अब सेक्शन 7 जो है वो साफ साफ ये कहता है कि एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को या आर्बिट्रेशन क्लॉज को एनफोर्स करने के लिए जरूरी है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट राइटिंग में हो, दूसरा पार्टीज ने उस पर साइन कर रखा हो, और एक्सचेंज हुआ हो लेटर्स के और ईमेल्स, टेलीग्राम्स, टेलेक्स के थ्रू, जिससे कि पता चले कि हाँ, जिसमें अग्रीमेंट रिकॉर्ड किया गया। सो देयर शुड बी अ वैलिड एविडेंस एंड द कंडक्ट एंड ईमेल्स एंड प्रॉपर सिग्निफिकेंट एविडेंसेस टू शो दैट देयर वाज इन फैक्ट एन अग्रीमेंट, राइट। अगर प्लीडिंग्स में एक पार्टी अग्रीमेंट को डिनाई करने लगे तो ये सब काम आ जाएगा। अब देखो, सिग्नेचर है, ऑफ कोर्स सिग्नेचर इज गिवन एज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, बट इट इज नॉट गिवन एज द ओनली रिक्वायरमेंट। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि सिग्नेचर एक तरीका है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को एनफोर्स करने का, लेकिन वो सिर्फ एक मात्र तरीका नहीं है, सिर्फ वही एक तरीका नहीं, और भी तरीके हैं। कंडक्ट सिग्नेचर से ज्यादा मैटर करता है। श्री गणेश ने कॉन्ट्रैक्ट को कंडक्ट से परफॉर्म किया, गुड्स के लिए पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए, कॉरेस्पॉन्डेंस में कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एक्सेप्ट किए, मतलब उसने अपने कंडक्ट से आर्बिट्रेशन क्लॉज को इम्प्लिसिटली एक्सेप्ट कर लिया। जब तुमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही निभा दिया, उसके सारे टर्म्स को तुमने फॉलो करना शुरू कर दिया, अपने कंडक्ट से, अपने ईमेल से, अपने कॉरेस्पॉन्डेंस से दिखा दिया कि हाँ, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए एक वैलिड क्लॉज की एग्जिस्टेंस को तुम सडनली डिनाई नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज यू चोज नॉट टू साइन इट एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। ये तो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। मॉडर्न कमर्शियल रियलिटी के हिसाब से ई कॉमर्स, इंटरनेट डील्स जो होती हैं, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, उसमें सिग्नेचर नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसे आपने मिंत्रा से, अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया तो आपके मिंत्रा के बीच में, अमेजोन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है प्रॉपरली, भले ही आप दोनों में से किसी ने सिग्नेचर नहीं किया हो या फिर अमेजोन ने किया और आपने ना किया हो,
लेकिन आप दोनों के बीच का ये जो ट्रांजैक्शन है ये प्रॉपर लीगली एनफोर्सेबल ट्रांजैक्शन है। अगर इसमें कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने इसी चीज को हाईलाइट किया है कि आजकल के टाइम के हिसाब से, मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें सिग्नेचर जनरली नहीं ही हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अग्रीमेंट वैलिड है। इसलिए आर्बिट्रेशन के अग्रीमेंट्स को भी आजकल की कमर्शियल प्रैक्टिकलिटी के साथ इंटरप्रेट करना जरूरी है। तो अगर आप प्रिमा फेसी देख पा रहे हैं कि हाँ एक अग्रीमेंट है और उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है और आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है जो वैलिड है, किसी भी वजह से अनएनफोर्सेबल नहीं है, उसकी एनफोर्सेबिलिटी में कोई इशू नहीं है, और उसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज प्रॉपरली मेंशन्ड है और उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाया जा रहा है, पार्टीज उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे परफॉर्म कर रहे हैं, इम्प्लाइडली उसको, मतलब उस भले ही उसको एक्सप्रेसली उसको कहा नहीं कि हाँ हमें आपका कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है, बट दे आर इम्प्लाइडली एक्सेप्टिंग द टर्म्स, तो उसमें जो भी लिखा हुआ है वो सबको फॉलो करेंगे, मतलब दे हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग विच इज द पार्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने सिर्फ एक सिग्नेचर मिसिंग है कह के टेक्निकल ग्राउंड पे जो आर्बिट्रेशन डिनाई किया है, ये बहुत गलत है। और एक एक सिंपल एक एक क्या कहते हैं उसको, एक एटीट्यूड होना चाहिए कोर्ट्स में, जहां पे वो आर्बिट्रेशन या जितने भी ऑल्टरनेट मॉडल्स हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के, उनको प्रेफर करें, ना कि उनके बीच की बाधा बने, ठीक है। तो कुछ लीगल प्रिंसिपल्स को सेटल किया गया है कि अगर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट राइटिंग में है तो वो वैलिड होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली कंडक्ट से निभाया गया है, भले ही पार्टीज में से किसी ने सिग्नेचर ना किया हो। कंडक्ट प्लस डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, एलसीज, कॉरेस्पॉन्डेंसेस, सब वैलिड प्रूफ हैं टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द अग्रीमेंट। कोर्ट का जो inclination होना चाहिए, it should be towards referring disputes to the alternative dispute resolution methods, not towards defeating them on technicalities or defeating that possibility on a mere technicality. Section 45 referral to arbitration mandatory जब तक है जब तक वो रेफरेंस प्राइमा फेसी नल एंड वॉइड ना हो। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम या फिर कोई इनहेरेंट डिफेक्ट उस आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को वॉइड कर देता है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई ऐसा इनहेरेंट डिफेक्ट नहीं है, प्रिमा फेसी वो एग्जिस्ट भी करता है, परफॉर्म भी किया गया है, तो आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट जाएगा अगर वो अग्रीमेंट का एक कंडीशन था, ठीक है। तो एसेंस पूरे केस को अगर इफ आई एम टू कंसोलिडेट द इंटायर केस इन वन लाइन, आर्बिट्रेशन क्लॉज तभी वैलिड होता है जब पार्टीज का consensus writing में is not an established premise anymore. The fact that the consent towards the agreement can be expressly shown from the conduct and other evidences is enough to prove the validity of that arbitration agreement and to make it enforceable. ठीक है, तो ये था केस, इंटरेस्टिंग केस है लाइक आई सेड, और सिंपल भी है, सीधा कि भाई रजिस्ट्रेशन सिग्नेचर का क्या रोल है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की वैलिडिटी में, ये इस केस का मेजर प्रेमाइस है, ठीक है। सीधा सीधा एनफोर्स आप कर सकते हैं। कैन आर्बिट्रेशन बी एनफोर्स विदाउट सिग्नेचर्स? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। ओके, तो आई हैव एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग। अगले केस पे बढ़ते हैं। The name of the case is Dogi Parthi Venkat Satish and versus पिल्ला दुर्गा प्रसाद, ठीक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग केस है, ऑर्डर 30 रूल 10 पर है, आई एम सॉरी। अब इस केस का जो ओरिजिनल डिस्प्यूट है वो एक प्रॉपर्टी लीज ट्रांजैक्शन से शुरू होता है, ठीक है, जिसमें लैंडलॉर्ड जो थे वो थे दोगीपति वेंकट सतीश, और उनके बहुत सारे कुछ शेड्यूल प्रॉपर्टीज थे। एक आदित्य मोटर्स नाम के प्रोप्राइटरशिप को उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे थी। अभी आदित्य मोटर्स जो था इसका ओनर था दुर्गा प्रसाद, ठीक है, और इनकी लीज अच्छे लंबे टाइम तक चली। दे बोथ ऑफ देम अग्रीड, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें द लैंडलॉर्ड डिसाइडेड टू लीज आउट द प्रीमाइस, और रजिस्टर्ड लीज डीड को एग्जीक्यूट किया गया ऑन 13 अप्रैल 2005, फॉर्मली रिलीजिंग द शेड्यूल प्रीमाइसेस टू आदित्य मोटर्स। अब ये जो लीज गई है ये कंपनी के नाम गई है
है ना, लीज जो रजिस्टर हुई वो कंपनी के नाम पे, प्रोप्राइटरशिप के नाम पे रजिस्टर की गई, प्रोप्राइटर के नाम पे नहीं। तो लीज वॉज on paper, lease belonged to the company, not the owner of the company. There is a difference, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आई कि आदित्य मोटर्स ने लैंडलॉर्ड्स की परमिशन के बिना इन लीज्ड प्रीमाइसेस को सबलीज कर दिया, ठीक है, मेसर्स एसोसिएटेड ऑटो सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को। अब लीज एक्सपायर हो गई और इनमें से किसी ने भी एविक्ट नहीं की प्रीमाइस, लैंडलॉर्ड ने एविक्शन सूट डाला। और जो ये ऑटो सर्विस मोटर्स जो थे, जो सब टेनेंट्स थे, जिनको आदित्य मोटर्स ने टेनेंसी दे दी थी, उनको भी डिफेंडेंट बनाया गया और इनकी कंपनी के डायरेक्टर्स को भी डिफेंडेंट बनाया गया। अब ऐसा हुआ कि 2018 में लैंडलॉर्ड ने दे सॉट टू अमेंड द प्लीडिंग्स, तो उन्होंने जो प्रोप्राइटरशिप का नाम था आदित्य मोटर्स, उसको चेंज करवा के दुर्गा प्रसाद का नाम डलवा दिया, है ना। उनके हिसाब से प्रोप्राइटरशिप और प्रोप्राइटर एक ही बात है, तो आप प्रोप्राइटरशिप को हटा के प्रोप्राइटर का नाम डाल दीजिए। अब कोर्ट ने ये अमेंडमेंट अलाउ कर दिया प्लीडिंग्स का। डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई ऐसा है, लीज तो कंपनी के नाम पे थी, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, कॉज ऑफ एक्शन जो है तुम्हारा, वो कंपनी के अगेंस्ट है, मैंने लीज नहीं ली, मेरे नाम पे लीज नहीं है, तो मेरे अगेंस्ट कोई कॉज ऑफ एक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये सूट अपने आप में डिफेक्टिव है। और उसने ऑर्डर 7 रूल 11 में प्लेंट के रिजेक्शन की एप्लीकेशन फाइल कर दी। ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, कह के कि भाई प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटरशिप डू मीन द सेम थिंग। अगर कंपनी का सोल ओनर है, अगर कंपनी सोलली बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल, तो वो इंडिविजुअल उस कंपनी को इक्वेट कर सकता है, चाहे कंपनी के नाम पे केस हो, चाहे वो इंडिविजुअल के नाम पे हो, बात एक ही होगी। अब हाई कोर्ट ने क्या किया कि इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। ऑर्डर 30 रूल 10 के अंडर प्रोप्राइटरशिप के नाम पे ही सूट होना जरूरी है, प्रोप्राइटरशिप या ट्रेड के नाम पे सूट होना चाहिए, और अगर सूट उनके नाम पे है तो ओनर को लेटर ऑन इम्प्लीड नहीं किया जा सकता। दिस इज ऑर्डर 30 रूल 10। सुप्रीम कोर्ट तक अपील चली जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस थे, वहां आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर को रिजेक्ट जो किया था, मतलब ये जो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था, वो सही किया था। प्रोप्राइटरशिप एंड प्रोप्राइटर डू मीन द सेम थिंग। कोर्ट ने नोट किया कि अब प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इज मेयरली अ ट्रेड नेम, ये सिर्फ एक ट्रेड नाम है, ट्रेड नेम है, ट्रेड मतलब बिजनेस का नाम है ये, जो कि इंडिविजुअल्स ऑप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए। ये उस प्रोप्राइटरशिप को एक ज्यूरिस्टिक पर्सन का लेबल नहीं दे देती है। The fact that a person is running a business does not give a legal entity to that business, मतलब वो business अपने आप में एक legal entity नहीं बन जाता। जैसे पार्टनरशिप अपने आप में एक juristic entity है, legal entity है, पार्टनरशिप को sue किया जा सकता है, लेकिन जब एक सिंगल प्रोप्राइटर चला रहा हो एक प्रोप्राइटरशिप को, तो दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। और ऐसी सिचुएशन में वो जो प्रोप्राइटरशिप का नाम है, वो बस उस व्यापार का नाम है, वो उसकी पहचान है, वो उसकी लीगल एंटिटी, वो उसका लीगल टाइटल नहीं है, वो उसकी लीगल फॉर्म नहीं है, उसकी लीगल आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो द फैक्ट कि हाई कोर्ट ने दोनों को अलग अलग इंटरप्रेट किया है, ऑर्डर 30 रूल 10 को अप्लाई कर दिया है, प्रोप्राइटरशिप को प्रोप्राइटर से अलग कर दिया है, इट्स एक्चुअली एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये सोचना ही गलत है कि दोनों अलग अलग हैं, दे आर वन एंड द सेम। अब ऑर्डर 30 रूल 10 क्या कहता है, सिंपल इसको समझ लेते हैं। रूल के हिसाब से अगर कोई इंसान अपने नाम के अलावा किसी और नाम से बिजनेस कर रहा है या चला रहा है, तो उसको उसके उस ट्रेड के नाम पे भी सू किया जा सकता है। सो इफ आई एम अ पर्सन XYZ एंड आई रन अ बिजनेस इन द नेम ABC, तो मुझ पे अगर केस किया जा रहा है मेरे बिजनेस की वजह से, तो वो ABC के नाम पे भी किया जा सकता है, XYZ लिखने की जरूरत नहीं। मतलब अगर प्लेंटिफ चाहे तो प्रोप्राइटरशिप के ट्रेड नेम पर भी सू कर सकता है, डायरेक्टली प्रोप्राइटर को सू करने के बजाय, मतलब दोनों वैलिड हैं। अगर वो XYZ नाम लिखे तो भी वैलिड है, ABC लिख दे तो भी वैलिड है ना। दैट इज व्हाट ऑर्डर 30 रूल 10 इज। अब हाई कोर्ट जो है वो टेक्निकलिटी पर
अटक जाता है। मतलब इस केस में हाई कोर्ट ने एक टेक्निकलिटी के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन दिया और कहा कि नहीं, प्रोप्राइटरशिप को ही पार्टी बनाना था। ये एक अननेसेसरी टेक्निकलिटी है। लाइक सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज्ड, प्रोप्राइटर इम्प्लीड हो गया तो कोई भी किसी को भी प्रेजुडिस नहीं होगा। इफ यू एड द नेम ऑफ द ओनर इंस्टेड ऑफ द नेम ऑफ द बिजनेस, nobody's interest is prejudiced. In fact, they're more properly addressed if one thinks about it. कॉज ऑफ एक्शन प्रॉपरली एग्जिस्ट करता है। लीज डीड प्रोप्राइटर जो दुर्गा प्रसाद है उसी के थ्रू साइन हुई थी। कॉज ऑफ एक्शन उसके अगेंस्ट बहुत लेजिटिमेट है और असली कॉज ऑफ एक्शन एक्चुअली उसी के अगेंस्ट है, तो उस पर केस किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। So this was the case. Court held that permissive language in Order 30 Rule 10 particularly may मतलब द फैक्ट कि प्रोप्राइटरशिप को भी सू किया जा सकता है इज ओनली एन ऑप्शन, इट्स नॉट अ मैंडेट कि अपने प्रोप्राइटरशिप को ही सू करो। इट इज गिवन एज एन ऑप्शन, ये एक मैंडेट के फॉर्म में नहीं दिया गया है। इंडिकेट्स दैट मेकिंग अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न अ पार्टी इज अ discretionary rather than mandatory. Provision does not preclude suits being filed directly against proprietors, especially when proprietorship concerns can only be defended by proprietors themselves. जब cause of action ही proprietors के against है तो फिर proprietorship के नाम को अगर हटा भी दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑर्डर 30 रूल 10 मैंने आपको समझा दिया, लेकिन फिर से समझ लेते हैं। ऑर्डर 30 रूल 10 सीपीसी का एक प्रोसीजरल प्रोविजन है दैट गवर्न्स सूट against persons carrying on business in names other than their own personal names. The rule states that any person carrying on business in a name or style other than his own name or a Hindu undivided family carrying on business under any name may be sued in such name or style as if it were a firm name. May be sued, not shall be sued. And in so far as the nature of such case permits, all rules under this order shall apply accordingly. ठीक है, तो इस रूल के key elements क्या हैं? Applies to two categories of business entities. First, it covers any person who conducts business operations under a trade name or business style that differs from their personal name. Second, it encompasses HUF that carry on business activities under any designated name or style. ये rule provide करता है कि such persons or Hindu undivided families may be made defendants in legal proceedings using their business name or trade style, treating them as if they were partnership firms for procedural purposes. लेकिन ये provision permissive language को employ करता है, may को use करता है, indicating the discretionary nature of this entire provision. ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई सिंसियरली होप कि आपको ये केसेस समझ आए। अच्छे केसेस हैं, सिंपल ही हैं। लाइक आई सेड, सीधी भाषा में सीधी तरीके से इनको भी इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है इन केसेस को समझने में, पढ़ने में, या इनको किस तरह से और इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है उसको थोड़ा और क्रिएटिव स्टाइल से समझने में, तो आप कमेंट्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई और नया इन्वेंटिव या इनोवेटिव तरीका है इन केसेस को यूज करने का, तो वो भी आप हमसे शेयर करें। राइट, इट वुड बी अ गुड थिंग कि आप क्रिएटिवली सोच रहे हैं और अपने क्रिएटिव माइंड को दौड़ा रहे हैं केसेस को अच्छे से यूज करने के लिए। इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड यूज ऑफ दिस इंटायर सीरीज। आपके मेंस को बेहतर करने के लिए हमने ये सीरीज शुरू की है ताकि आप अच्छे से अच्छा आंसर लिखें। तो आप इस सीरीज को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए, इसमें जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है उसके बेनिफिट को प्रॉपरली अवेल कीजिए ताकि आपके काम आ सके, है ना। सिर्फ सुन के ना छोड़ दें आप। तो नोट्स बनाइए, केसेस को किस तरह से यूज किया जा सकता है ये समझिए, केसेस में इनकॉर्पोरेट, अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कीजिए ताकि आपको समझ आए कि हाँ मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, यहाँ यूज कर सकता हूँ। अगर आप लिख लेंगे और तैयारी के दौरान अगर आप आंसर्स को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपने आप ही क्रिएटिव आपके दिमाग में मेथड्स आने लगेंगे केसेस के यूसेज के। राइट, जितने लेटेस्ट इंटरप्रेटिव केसेस होंगे आपके आंसर्स में, उतना ही बेहतरीन आपका आंसर होगा, उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।